नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है हिंदी रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम पूरी हिंदी का यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यू के रूप में। टॉपिक वाइज हर टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि एग्ज़ाम से पहले हम हिंदी का इस तरीके से रिवीजन करेंगे और इतना रिवीजन करेंगे कि आपको दोबारा फिर कभी हिंदी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तक हमने हिंदी के 4 वीडियोस कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने कवि परिचय देख लिया है। इसके अलावा जो पत्रकारिता वाला पोर्शन है उसकी प्रैक्टिस कर ली है और इसके अलावा हिंदी भाषा का विकास कर लिया है। कल हमने वर्णमाला के बारे में बात करी थी और मुझे पूरी उम्मीद है कल के वीडियो से आपकी पूरी वर्णमाला कवर हो गई होगी। आज के वीडियो में भी हम वर्णमाला की प्रैक्टिस करेंगे और इसमें भी 90+ क्वेश्चंस को देखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, जिससे आपकी पूरी वर्णमाला और अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण के बारे में हमने कल बात करी थी कि जो आपके 5 महत्वपूर्ण वर्ग होते हैं, ठीक है। कितने महत्वपूर्ण वर्ग होते हैं? 5। कचट, तप, ठीक है। उसमें जो आपका दूसरा और चौथा वर्ण होता है हर वर्ग का, वो महाप्राण होता है। बस आपको ये देखना है कौन सा ऐसा वर्ण है जो पहला, तीसरा और पांचवा है। अगर आप यहां पर देखेंगे, जो ज वाला है यहां पर ऑप्शन बी, ये आपके किस वर्ग में आता है? चा वर्ग का ये आपका तीसरा वर्ण है। तो यह एक अल्प प्राण वर्ण है, बाकी सारे आपके क्या हैं? महाप्राण हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है? देखते ही पहचान जाएंगे आप। ऑप्शन सी, जो टा है ये टा वर्ग का पहला वर्ण है और हमने बात करी है पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, तो महाप्राण नहीं होगा, ठीक है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि कौन सी है? अब आपको स्पर्श भी बताना है, घोष भी बताना है, महाप्राण भी बताना है और होष्ठ्य भी बताना है। तो इसके लिए एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जो हमारे 5 वर्ग हैं, जिसमें आपके कचट, तप आते हैं। ये आपके क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। होस्ट आपने बताना है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको इसके नीचे KTM 2 लिख लेना है। होस्ट की बात करें तो ये यहां पर आ गया, के से कंठ, ता से तालव्य, मूर्धन्य, दंत और होस्ट। तो पा वर्ग आपके होस्ट से बोला जाता है। यहां पर ढूंढिए कौन सा आपका पा वर्ग का है और महाप्राण है। अगर आप पाएंगे ऑप्शन सी, जो भा है ये पा वर्ग का चौथा वर्ण है, यानी ये महाप्राण है, पा वर्ग में आता है, स्पर्श व्यंजन है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण है? सघोष महाप्राण आपने बताना है। जो 5 वर्ग हैं उसमें आगे के हर वर्ग के आगे के जो 2 वर्ण हैं वो आपके अघोष होते हैं। ये हमने कल बात करी थी, ठीक है। आगे से आगे याद करना है, आ से आगे और आ से अघोष। जो पीछे के 3 होते हैं उन्हें सघोष कहते हैं। कौन है इसमें जो पीछे के 3 है? देखिए, का तो नहीं होगा, पा भी नहीं होगा, ये अपने अपने वर्ग के पहले पहले वर्ण हैं। ठा की बात करें, ठा दूसरा वर्ण है, तो ये भी नहीं होगा। जा यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये सघोष है और साथ में महाप्राण है। तो इस तरीके से आपको कोई चीजें रटनी नहीं है, बिल्कुल आप चीजों को अप्लाई करेंगे। 2-3 बातें हैं, बस उससे आप आंसर को हर क्वेश्चन में निकाल देंगे, ठीक है। उन्हीं चीजों का हम रिवीजन कर रहे हैं और इस तरीके से रिवीजन कर रहे हैं कि आप इनको कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है, हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। तो अभी हमने बात करी हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है।
आगे के 2 अघोष होते हैं और पीछे के 3 घोष होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? तो अब आप इजीली बता देंगे कौन सा इनमें से आपको बताना है महाप्राण व्यंजन है। देखिए, जो ग है आपका, ये कौन से वर्ग में है? तो ग आपके क वर्ग का तीसरा टर्म है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अणा की बात करते हैं, का की बात करते हैं, तो ये भी का वर्ग का पहला है, ये तीसरा है। अणा आपके कौन से वर्ग में आता है? का वर्ग का ये 5वां है। पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण होते हैं। तो ये बचा, ये आपके ट वर्ग का दूसरा वर्ण है और हम जानते हैं दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? सघोष बतानी है, यानी कि पीछे के 3 वर्ण। ठीक है, उनमें से आपको पहचानना है। सही आंसर हो जाएगा घ, यहां पर क्या है? सघोष भी है और महाप्राण भी है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है, काकल्य वर्ण कौन सा है? देखिए, काकल्य वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिसका उच्चारण केवल मुख खुलने के आधार पर होता है, यानी केवल मुंह खुलेगा, जीभ आपकी कहीं भी टच नहीं करेगी। ऐसे वर्णों को काकल्य वर्ण बोला जाता है। हिंदी में सबसे प्रसिद्ध काकल्य वर्ण है आपका हा। अगर आप हा का उच्चारण करते हैं तो आप पाएंगे केवल आपका मुंह खुला है, कहीं पर भी कोई भी जीभ जो है मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करेगी। तो ऐसे वर्णों को बोला जाता है काकल्य वर्ण। इनमें से कौन सा है? हा आपको याद करना है। अगर आप सा बोलते हैं जीभ टच करेगी, या बोलते हैं जीभ टच करेगी। ह में केवल मुंह खुलता है और कोई भी टच यहां पर नहीं होता है। तो ऐसों को क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण। और कौन है? हा आपको याद करना है। ठीक है, यही आपका काकल्य वर्ण है। ए और आई वर्ण कहां क्या कहलाते हैं? देखिए, इनका उच्चारण स्थान पूछ रहा है। स्वरों का उच्चारण मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था। क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए, जो ए और आई है, इनका जो उच्चारण होता है ये आपके कंठ तालव्य से होता है। ठीक है, हमने कल बात करी थी जो आ है आपके अ और आ, ये दोनों कहां से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, जो ई और ई हैं, ये दोनों कहां से बोले जाते हैं? ये दोनों तालु या तालव्य से बोले जाते हैं। और एक किससे मिलकर बना है? ये आपके इनसे मिलकर बना है। ठीक है, इससे और इससे। तो कंठ और तालव्य से बोले जाते हैं ए। या तो ऐसे में याद कर लीजिए, या फिर इनको आपको याद कर लेना है कि आ आपके कंठ से बोला जाता है, जो आपका ई है, छोटी ई और बड़ी ई दोनों, ये तालव्य से बोले जाते हैं। जो आपका ऊ है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये होष्ठ से बोले जाते हैं। जो आपका री है, ये आपके मूर्धन्य से बोला जाता है। ये दोनों के दोनों कंठ तालव्य से आते हैं। और जो आपके ये 2 हैं, ओ और औ, ये दोनों के दोनों आपके ओष्ठ कंठ से बोले जाते हैं। तो इनको आपको याद कर लेना है। स्वरों का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है, ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हमने कल बात करी थी कि आपको केवल कचट तप लिख लेना है पेपर में, और इसके नीचे KTM 2 आपको लिख लेना है। जो ग है ये का वर्ग में आता है और का वर्ग आपके कंठ से बोला जाता है। सीधा आप इसको टिक करेंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्न में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो फिर से का वर्ग को ढूंढिए, क्योंकि हम जानते हैं कचट तप और KTM 2। तो कंठ ध्वनियां हैं आपकी ऑप्शन बी, क और ख, ये क्या है? कंठ ध्वनि है। ठीक है, घ का उच्चारण स्थान कहां पर होता है? देखिए, जो घ है आपका, ये का वर्ग में आता है। आपको इतना तो पता होना चाहिए का वर्ग में आपके कौन कौन आते हैं। ग आपके टा वर्ग में, ता वर्ग में, पा वर्ग में। ठीक है, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। घ आपने देखा, आप सीधा पहचान गए कि ये का वर्ग में आता है, क ख ग घ। ठीक है, तो आप जैसे ही आपको पता चला ये का वर्ग का है, का वर्ग आपके कंठ से बोला जाता है। आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है कि का कंठ से बोलते हैं, खा भी कंठ से बोलते हैं, गा भी कंठ से बोलते हैं, नहीं। केवल आपको याद करना है कचट तप और KTM 2, वहां से आपने पहचाना का वर्ग, और पूरा का पूरा का वर्ग कंठ से बोला जाता है। ठीक है, ए का उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो हमने अभी देखा ए और आई, ये दोनों के दोनों कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा।
कंठ होस्ट से आपके औ और औ आते हैं, इनको भी याद करना है। ये कंठ होस्ट से आते हैं, ए और ऐ ये कंठ तालव्य से आते हैं। ठीक है, व का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए व एक अंतस्थ व्यंजन है और एक अर्ध स्वर है। ठीक है, हम जानते हैं हमारे पास अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4, य र ल व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। व का जो उच्चारण होता है ये दंत ओष्ठ से होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दंत होष्ठ से उच्चारित होने वाला व एकमात्र वर्ण है, इसको भी याद करेंगे। ठीक है, इसके जो साथी हैं अंतस्थ व्यंजन हम जानते हैं ना, या, रा, ला और वा, ये शामिल हैं। इसका तो हमने देख लिया, ये दंत ओष्ठ से आता है। या का उच्चारण आपके तालव्य से होता है। ठीक है, अंतस्थों को भी यहीं पर याद कर लेंगे। या का उच्चारण तालव्य से होता है। रा और ला की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों का उच्चारण दंत मूल से किया जाता है, इसको भी याद करेंगे। ठीक है, जो आपके रा और ला हैं कहां से बोले जाते हैं? दंत मूल से बोले जाते हैं, जिसे वतस्र भी बोला जाता है, इसको भी याद करेंगे। दोनों एक ही टर्म है जहां से आपके ये दोनों वर्ण बोले जाते हैं। ठीक है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो अब हम आपको याद हो गया होगा कंठ तालु या कंठ तालव्य, और हमने बात करी है आपके ये दोनों आपके कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंठ तालव्य से केवल यही दो बोले जाते हैं। ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं स्वरों में और व्यंजनों में, तो कंठ तालव्य से यही बोला जाता है। दंत होष्ठ से केवल आपका व वर्ण बोला जाता है। तो जो एकमात्र हैं, जो एक दो ही हैं, जैसे दंत मूल से केवल रा और ला बोले जाते हैं, ये ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, इनको याद करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठीय ध्वनि कौन सी है? तो इनमें से आपने बताना है कंठ से किसका उच्चारण किया जाता है। देखिए कौन सा होगा यहां पर हमारा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा हाँ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कंठ से आपका का वर्ग बोला जाता है। इसके अलावा हमने स्वरों में बात करी, ये दोनों भी कंठ से बोले जाते हैं। हा एक ऊष्म व्यंजन है, जिसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। हा का उच्चारण भी कंठ से होता है। अन्य संघर्षी व्यंजन इसके साथी, ये भी 4 हैं, हम जानते हैं संघर्षी व्यंजन भी 4 हैं। हा के साथ आते हैं आपके सलजम वाली शाह आती है। ठीक है, ये शाह आती है और षटकोण वाली शाह आती है। हा का उच्चारण कंठ से होता है। जो आपकी ये गोल वाली शाह है, ये आपके तालव्य से बोली जाती है। ये वाली शाह आपके दंत से बोली जाती है और षटकोण वाली शाह आपके मूर्धन्य से बोली जाती है। इनको भी याद कर लेंगे। हा कंठ से आता है, गोल वाली शाह तालव्य से आती है, ये वाली शाह आपके दंत से आती है और षटकोण वाली शाह मूर्धन्य से आती है। तो जो आपके अलग व्यंजन है, जैसे संयुक्त व्यंजन हो गए, आपके संघर्षी व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन हो गए, दोनों एक ही हैं। अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण भी याद करना है। इसीलिए जहां पर भी का ऊष्म या अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, मैं आपको चारों के उच्चारण स्थान बता रहा हूं, ताकि आपको एक जगह पर ही चारों के चारों याद हो जाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो इनमें से आपने बतानी है कंठ ध्वनि, यानी जो कंठ से बोली जाती है। का वर्ग दिख गया, सीधा इसको टिक करेंगे। कंठ ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? अब कंठ ओष्ठ बतानी है। ठीक है, कंठ ध्वनि नहीं बतानी, कंठ ओष्ठ, और कंठ ओष्ठ से आपके औ और औ बोले जाते हैं। तो इसको आपको याद करना है। कंठ ओष्ठ से आपके इन दोनों के अलावा जो ये वाला आता है जिसके ऊपर चंद्र बिंदी होती है, ये भी कंठ ओष्ठ का उदाहरण है। तो औ, औ और आ, ये कहां बोले जाते हैं? आपके कंठ ओष्ठ से। निम्न में होष्ट्य वर्ण कौन सा है? तो इनमें से होष्ट्य वर्ण आपने बताना है। जो आपके ऊ होते हैं, छोटा ऊ और बड़ी ऊ, ये होस्ट से बोले जाते हैं। स्वरों का भी हमने देखा है और हमने व्यंजनों का भी उच्चारण स्थान देखा है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो इनमें से आपने बतानी है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वा। वा एकमात्र वर्ण है जो दंतोष्ठ ध्वनि है, इसीलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है।
और वा एक अंतस्थ व्यंजन है जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी, या रा ला वा ये होते हैं। इसके उच्चारण स्थान भी हमने देखे, या आपके तालव्य से बोला जाता है, रा और ला ये दोनों दंत मूल से बोले जाते हैं, और वा आपके दंत ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, निम्न में कौन सी ध्वनि ओष्ठीय नहीं है? तो कौन सी ध्वनि ओष्ठीय नहीं है? आप पाएंगे जो ऑप्शन डी है, तावर्ग, ये ओष्ठ से नहीं बोला जाता है। वही फॉर्मूला आपको लगाना है, कचट तप लिख लेना है और साथ में केटीएम 2 लिख लेना है। अगर आप इनको अरेंज करेंगे तो आप पाएंगे जो ता वर्ग है वो दंत से बोला जाता है, तो दंत से बोला जाएगा, ओष्ठ में नहीं आएगा। ये सारे पा वर्ग के वर्ण हैं और पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से आ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो अभी हमने बात करी आपके जो औ आता है, इसके अलावा जो ये वाली औ आती है और ये आता है, ये आपके कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये दोनों कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दंत ओष्ठ से बोले जाने वाला एकमात्र वर्ण कौन सा है? आप जानते हैं वा है। ठीक है, चलिए, कौन वर्ण ओष्ठीय नहीं है? तो इनमें से कौन सा वर्ण है जो ओष्ठीय नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आ वाला वर्ण जो है ये ओष्ठीय नहीं है। आ और छोटी आ ये दोनों कहां से बोले जाते हैं? ये दोनों कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान करेंगे। हिंदी की ब ध्वनि कैसी ध्वनि है? तो ब आपके कौन से वर्ग में आता है ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं प, फ, ब, भ और मा, ये आपका पा वर्ग है, पा वर्ग में आता है। कचट तप और केटीएम 2 लगाइए, पा वर्ग आपके ओष्ठ से बोला जाता है। तो बा आपकी किस प्रकार की ध्वनि है? ओष्ठीय ध्वनि है। ऑप्शन ए। ठीक है, हिंदी की मां ध्वनि कैसी है? तो मां भी आपके पा वर्ग में आता है और पा वर्ग आपके ओष्ठ से बोला जाता है। कचट तप केटीएम 2। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि कैसी है? बहुत बार ये आती है, दंत ओष्ठीय है, हम इसको देख चुके हैं। ठीक है, दंत ओष्ठ से आने वाला एकमात्र वर्ण कौन है? वा है। ठीक है, दंत्य नहीं करेंगे, दंत ओष्ठ करेंगे। श किस प्रकार के वर्ण है? अब देखिए, षटकोण वाली शा के बारे में यहां पर पूछा गया है। जो आपका शा है यह आपके मूर्धन्य से बोला जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सा क्या है आपका? शा आपका ऊष्म व्यंजन है जिसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। कौन कौन से हैं आपके ऊष्म व्यंजन? शा है, ये वाली शा है और हा है। इनके उच्चारण हमने देखे, जो ये शा है ये आपके तालव्य से बोली जाती है, ये वाली शा आपके दंत से बोली जाती है, षटकोण वाली शा आपके मूर्धन्य से बोली जाती है और हा आपके कंठ से बोली जाती है। इनको भी याद करना है, चारों जो ऊष्म वाले हैं उनको एक जगह पर याद आपने कर लेना है। ठीक है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? अब तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पा ध्वनि आप जानते हैं, केटीएम 2 कचट तब आप लगाएंगे, पा ध्वनि पा वर्ग का है, ओष्ठ से बोला जाएगा। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चा। चा जो है चा वर्ग से आता है, केटीएम 2 कचटप लगाएंगे तो चा आपके ट के सामने आएगा, यानी चा तालव्य से बोला जाता है, ओष्ठ की ध्वनि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण आपने बताना है। हमने बोला जो आगे के 2 हैं, हर वर्ग के अंदर आगे के 2 अघोष होते हैं और अघोष हमेशा हम अघोष ही लिखेंगे, इसको कभी चेंज नहीं करेंगे। सघोष को घोष भी लिखा जाता है और सघोष भी लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। इनमें से आपने बताना है कौन सा है जो आगे के 2 में शामिल नहीं है। क, च और ट ये सारे के सारे पहले पहले वर्ण हैं, तो ये सब क्या है? अघोष हैं। हमें घोष चाहिए, सघोष चाहिए, जा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से आपने बताना है सघोष वर्ण। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जो बा है आपका सघोष वर्ण है। इसे आपको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है,
निम्न में से रा और ला वर्ण क्या कहलाते हैं? तो हमने बात करी रा और ला, ये दोनों के दोनों अंतस्थ व्यंजन हैं, ठीक है, और इनका उच्चारण दंत मूल से होता है, ठीक है। रा को लुंठित व्यंजन बोलते हैं और ल को पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। इसको भी पूछा जाता है लुंठित कौन है, पार्श्विक कौन है, कल हमने इसको देखा था। नेक्स्ट है श, षटकोण वाली श, इसके बाद श और हा, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो हमको पता है इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है, ठीक है, इसको आपको याद करना है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन अलग है, स्पर्श व्यंजन अलग है। स्पर्श व्यंजन वो 5 वर्ग हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उनमें से जो च वर्ग है उसे कहीं कहीं पर स्पर्श संघर्षी भी माना जाता है। ऊष्म और संघर्षी में आपके ये चारों आते हैं। इन चारों में कौन सघोष है, कौन अघोष है, ये पूछा जाता है। देखिए, याद करना है केवल हा वाले को। जो यहां पर हा है ये आपका सघोष व्यंजन है, ठीक है, और साथ में महाप्राण है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बाकी के तीनों हैं, ये तीनों के तीनों अघोष हैं, ठीक है, और तीनों महाप्राण हैं। तो महाप्राण चारों हैं, लेकिन हा वाला सघोष है और ये तीनों अघोष हैं। इसको याद करना है, पूछा जाता है। उच्चारण स्थान हम इनका देख चुके हैं। शा आपके तालव्य से बोला जाता है। ये वाली शा जो षटकोण वाली शा है मूर्धन्य से बोली जाती है। ये वाली शा आपके दंत से बोली जाती है और हा आपके कंठ से बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण आपने बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो शा है ये आपका अघोष वर्ण है, ठीक है। हमने बात करी जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, शा, षटकोण वाली शा आती है, गोल वाली शा आती है और हा आता है। इसमें से केवल हा जो है ये सघोष है, बाकी सारे के सारे जो तीनों हैं वो अघोष होते हैं। ये दिख गया, हम इसको टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष यानी सघोष की बात हो रही है, तो कौन सा वर्ण है जो घोष नहीं है यानी कि वो अघोष है? सही आंसर है ता, क्योंकि शुरुआत में आता है ता और हम पढ़ चुके हैं आगे के 2 आपके अघोष होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ता। मुझे उम्मीद है अब आपका जो सघोष अघोष है ये आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इनको रटने की जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? फिर से वही प्रश्न है, कौन सा नहीं है? अभी हमने देखा ता घोष वर्ण नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? देखिए, मैंने आपको बताया 5 वर्ग होते हैं जिनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें से जो चा वर्ग होता है इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है और चा वर्ग का ही एक वर्ण है जा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको याद करना है, ठीक है, चा वर्ग में ही आता है आपका जा। अघोष वर्ण कौन सा है? तो इनमें से अघोष वर्ण आपने बताना है, देखते ही बता देंगे। शा जो है ये अघोष वर्ण है, ठीक है। जो आपके सभी स्वर होते हैं, स्वर जो हमने पढ़े हैं सारे के सारे स्वर आपके सघोष होते हैं, तो वो 11 भी आपको याद हो जाएंगे। सा से स्वर याद कर लीजिए, सा से सघोष याद कर लीजिए, तो जहां पर भी स्वर दिख गया डायरेक्ट सघोष होगा, ठीक है। जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो भी आपके सभी के सभी सघोष होते हैं, उसको याद कर लेंगे, वो भी आपको याद हो गया। और जो आपके ऊष्म व्यंजन हैं उसमें मैं आपको बता चुका हूं, हा को छोड़ के बाकी सब अघोष होते हैं, तो ऐसे में आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य ध्वनि व्यंजन कौन सा है? फिर से वही क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा भा। निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो दंत्य ध्वनि KTM 2 कचट तप आप लगाएंगे तो आप पाएंगे जो ता वर्ग है वो ड के सामने आएगा, दंत के सामने आएगा, और ता हमें दिख गया ऑप्शन डी, ठीक है। श ध्वनि का उच्चारण होता है। श एक ऊष्म व्यंजन है जिसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं और इसका उच्चारण तालव्य से होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊष्म व्यंजन है एक और षटकोण वाली शा, ये मूर्धन्य से बोली जाती है। एक है शा, ये भी ऊष्म है, दंत से बोली जाती है, और एक है हा,
कंठ से बोली जाती है। तो चारों को एक साथ मैं आपको बताते हुए जा रहा हूं ताकि आपको चारों एक साथ याद करे जाए। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है? तो संघर्षी व्यंजन जिनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, 4 उनमें शामिल है, जिसमें से आपका एक है हा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, स्पर्श संघर्षी पूछा है, हा को टिक नहीं करना है। जैसा हमने ऊपर बात करी है कि जो चा वर्ग है उसी को स्पर्श संघर्षी भी बोला जाता है। स्पर्श अलग है, संघर्षी अलग है, और स्पर्श संघर्षी अलग है। तो जो चा वर्ग है इसी को स्पर्श संघर्षी भी माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो ज है यहां पर, ये सही उत्तर है। यह एक स्पर्श संघर्षी है क्योंकि चा वर्ग में आता है। निम्न में किन वर्णों को घोष या सघोष कहा जाता है? तो हमने बात करी है जो आपका आगे के 2 होते हैं उन्हें अघोष कहते हैं, बस इसको याद करना था। जो तीसरा, चौथा, पांचवा होता है वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो ऑप्शन बी। और जैसा मैंने आपको बोला, सभी के सभी स्वर और सभी के सभी अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। ठीक है, और ऊष्म में हम देख चुके हैं हा को छोड़कर हा केवल सघोष है, बाकी अघोष है। ठीक है, इसके अलावा जो 2 आपके द्विगुण व्यंजन हैं, उक्षिप्त व्यंजन जिसमें आपका ड आता है और ये वाली ड आती है जिसके नीचे बिंदी, ये दोनों भी सघोष हैं। इसको भी याद करेंगे। ठीक है, निम्न में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, या, रा, ला और वा। कौन है यहां पर? या है यहां पर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शा, शा और शा। ये तीनों शाएं जो हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये तीनों आपके आप बता देंगे ऊष्म व्यंजन कहलाती हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सुमेलित है? तो यहां पर आपको 4 सुमेल दिए गए हैं, बताना है कौन सा वाला सही है। क्या फा जो वर्ण है ये अल्प प्राण है? फा जो है आपके पा वर्ग का दूसरा वर्ण है, और हम जानते हैं दूसरा वर्ण हमेशा महाप्राण होता है, ये गलत हो जाएगा। जो ग है, क्या ये अघोष है? ग जो है का वर्ग का तीसरा वर्ण है, क, ख और ग तीसरा वर्ण है, और हम जानते हैं केवल आगे के 2 आपके अघोष होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठ क्या आपका सघोष है? हम वही जानते हैं पहला और दूसरा अघोष होता है, और ठ आपका जो ट वर्ग है आपका उसमें दूसरे नंबर पे आता है ट और ठ, तो ये आपका अघोष है, सघोष नहीं है। श आपका ऊष्म व्यंजन है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो कौन नहीं है? ला जो है एक अंतस्थ व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। बाकी ये तीनों आपके ऊष्म व्यंजन है, साथ में ये वाला है। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से ये जो तीनों शाएं हैं किस प्रकार के हैं? तो उच्चारण की दृष्टि से ये कहां से बोले जाते हैं आपने बताना है। तो चलिए इनको देखते हैं। ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है, इनको किस वर्ग में रखा गया है? ऊष्म व्यंजन में इनको रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष आपने बताना है। अघोष आपके हैं प और फा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे के 2 हमेशा अघोष होते हैं और ये आगे के आपके 2 हैं। ठीक है, पा वर्ग के। निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। तो इनमें से असंगत युग्म को हमने छांटना है। चलिए स्टेटमेंट को एक एक करके यहां पर हम पढ़ते हैं। पहला कहता है कि हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, सही है। ठीक है, हर वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो अघोष होते हैं। ठीक है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष है, ये भी सही है। सभी स्वर सघोष और अल्प प्राण होते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी यहां पर युग्म हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो स ध्वनि ये कहां से बोली जाती है आपने बताना है। सही आंसर अगर हम देखेंगे तो स आपके दंत से बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। शा एक आपका ऊष्म व्यंजन है, इनके उच्चारण को हम देख चुके हैं। जो ये वाली शा है दंत से बोली जाती है, जो षटकोण वाली शा है मूर्धन्य से बोली जाती है, गोल वाली शा
तालव्य से और हा कंठ से बोला जाता है। चारों फिर से याद करेंगे। आपको बताना है यहां पर ई, च, छ, ज, झ और ज्या का उच्चारण किससे होता है। अब आपको सभी का उच्चारण पता करने की जरूरत नहीं है, केवल कचट तप केटीएम 2 निकालिए, उसको यहां पर अप्लाई कीजिए। क्योंकि चा वर्ग हमको दिख रहा है, चा वर्ग देखते ही आप उस फॉर्मूले को लगाएंगे और आप पाएंगे चा आपके ट के सामने आएगा और ता यानी कि तालव्य से बोला जाता है। ठीक है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन हमारे पास 4 हैं, जिसमें आपका व शामिल है, य, र, ल, व। या का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो या आपका अंतस्थ व्यंजन है और इसका जो उच्चारण होता है ये तालव्य से हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो अदर है अंतस्थ व्यंजन, कई बार हम ऊपर देख चुके हैं, फिर से देखेंगे। व दंत ओष्ठ से बोला जाता है, रा और ला दंत आपके मूल से बोले जाते हैं। ठीक है, और यह आपके तालव्य से आता है। ये चारों आपको याद करने हैं। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके 4, जिसमें आपकी गोल वाली शाह, षटकोण वाली शाह, हा और ये आ जाते हैं। तो ये 4 और ये 4, इनकी संख्या हो जाती है 8। ऑप्शन ए। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन अब आप देखते ही पहचान जाएंगे, इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। हा यहां पर एक ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, निम्न में से भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है? देखिए, भाषा की सार्थक इकाई की अगर हम बात करते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करते हैं तो वो वर्ण कहलाती है। ठीक है, लेकिन सार्थक इकाई को लेकर के 2-3 डाउट हैं जो आपको याद कर रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी अगर हम सार्थक इकाई की बात करें तो कहीं पर शब्द को बताया गया है और कहीं पर वाक्य को बताया गया है। ठीक है, एक बार शायद आयोग ने इसका आंसर वाक्य माना था, तो आप पहला रेफरेंस वाक्य को देंगे। ठीक है, इसमें जो आपको याद करना है, तो आपको रेफरेंस इसको देना है क्योंकि आई थिंक आयोग ने इसको सही माना था। दूसरी बात, भाषा की अगर लघुतम सार्थक इकाई पूछता है, भाषा की जैसे यहां पर पूछी है सार्थक इकाई बताइए, तो आप वाक्य को बताएं। ठीक है, क्योंकि भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द होती है। भाषा की लघुतम सार्थक व्याकरणीय इकाई अगर पूछेगा वो वाक्य होती है, और आयोग ने एक बार वाक्य को सही माना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो कई बार हम देख चुके हैं, जो ये वाले वर्ण हैं आपके, इन्हीं को ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक और लुंठित जब भी आएंगे सीधा आप पहुंचेंगे अंतस्थ व्यंजनों के बारे में। अंतस्थ व्यंजन केवल 4 होते हैं, कल भी हमने देखा। या और वा ये अर्धस्वर होते हैं। रा आपका लुंठित होता है, केवल एक बचा, ये आपका पार्श्विक होता है। तो इस तरीके से आपको इनको याद करना है। इन 2 वीडियोस में हम वर्णमाला की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर जाएंगे कि आपको दोबारा किताब से या कहीं से भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे, आपके मन के अंदर अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी व्यंजन ये घूमते रहेंगे और इनके वर्गीकरण को आप आसानी से पहचान जाएंगे कौन कहां से बोला जाता है। ठीक है, ट वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? टा वर्ग आपने बताना है, केटीएम 2 कचट तरफ लगाइए, सीधा आप पाएंगे टा वर्ग आपके मूर्धन्य से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुस्वार किसका कार्य करता है? देखिए, जो आपका अनुस्वार होता है यह आपके पंचम वर्ण का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। निम्न शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? देखिए, नवीन विकसित ध्वनियां पूछेगा तो जिनके नीचे बिंदु है आप इनको टिक कर देंगे। ख और ग यहां पर नवीन विकसित ध्वनियां हैं बिंदु वाली। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? देखिए, इसे स्थान नहीं है। ठीक है, इसको दिया गया है, ये एक संयुक्त व्यंजन है लेकिन इसे नहीं दिया है। ठीक है,
श वर्ग किसके योग से बनता है? देखिए श जो है आपका ये एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन हमारे पास 4 ही होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक आपका ज्ञा होता है, इसके अलावा आपका एक त्रा होता है, एक आपका अक्षा होता है और एक आपका ये वाली श्रा होती है, ये ज्ञा है, ठीक है। तो ये चारों आपके संयुक्त व्यंजन हैं। क्वेश्चन पूछा है जो अक्षाह व्यंजन है, जो ये वाला व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, ये किस किस के योग से बना है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ये आपके क और श के योग से बना है, ठीक है। इसको याद करेंगे। एक और चीज जो हमने कल भी देखी थी, हिंदी शब्दकोश में संयुक्त व्यंजनों का क्रम आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो जो श है ये हिंदी शब्दकोश में क के बाद आता है, ठीक है। का से मिलकर बना है, का में इसको जोड़ते हैं तब बना है, तो का के बाद आता है ये वाली श, ठीक है। इसी प्रकार जो ता संयुक्त व्यंजन है ये आपके आधा ता और रा से मिलकर बनी है। हिंदी शब्दकोश में ये त्र त के बाद आती है। इसी प्रकार जो आपका ज्ञा है ये आपके ज और ज्या से मिलकर बनी है, ठीक है। जो आपका ज्या होता है ऐसा वाला, इससे मिलकर बनी है। और ये हिंदी शब्दकोश में जो ज्ञा है ये ज के बाद आता है। और इसी प्रकार जो चौथा वाला है ये वाली शरा, ये आपके इस वाली शा के आधे और रा से मिलकर बनी है। हिंदी शब्दकोश में ये इसके बाद आती है, ठीक है। इसको याद करना है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो जिसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं, सार्थक लघुत्तम इकाई आप वाक्य को पहले बताएंगे, ठीक है। शब्द को भी कई बार माना गया है, शब्द भी आपका सादा जगह पर दिया गया है, लेकिन आयोग ने आई थिंक एक बार वाक्य को माना था। और भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द और लघुत्तम सार्थक व्याकरणीय इकाई पूछता है तो वाक्य होता है। उसी आधार पर आयोग ने वाक्य को सही माना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? टा वर्ग का वर्ण आपने बताना है, देखते ही पहचान जाएंगे जो ग है आपका ये टा वर्ग का नहीं है, ये का वर्ग का वर्ण है, ठीक है। निम्न में से घोष का अर्थ क्या होता है? हमने पढ़ रहे हैं घोष, सघोष, अघोष, इनके बारे में। स्वर तंतुओं के ध्वनि का कंपन में होता है, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन वर्णों को घोष या सघोष कहते हैं। जहां पर नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। कौन कौन शामिल है, कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, वो सब हम कवर कर चुके हैं। विभाषा किसे कहते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को बोला जाता है, ऑप्शन सी। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला के बारे में आप पहचान जाएंगे, ला आपकी पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंत ओष्ठ है? तो दंत ओष्ठ आपने बताना है और ऊपर हम कई बार कर चुके हैं, केवल एक है वह वर्ण है, ठीक है। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? बहुत बार पेपर में आया है, हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखते ही पहचान जाएंगे, फा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, फा आपका स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। हिंदी की न ध्वनि कैसी है? तो न आपने बताना है। तो न का उच्चारण कहां से होता है? यह आपके दंत से बोली जाती है, ऑप्शन सी। क्योंकि न आपके ता वर्ग का हिस्सा है, ता वर्ग में ही तो आता है आपके त, थ, द, ध और न। तो न आपका ता वर्ग है और ता वर्ग आपके दंत से आता है। कैसे पहचानेंगे? KTM 2 कचट तप, ठीक है। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो दंत्य ध्वनि आपने बतानी है, सीधा कचट तप लगाइए, पहचान जाएंगे ता वर्ग जो है दंत से बोला जाता है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ में आपके 4 ही आते हैं, या, र, ला, व, बा इसमें शामिल नहीं है। इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन सा है? तो अंतस्थ वर्ण 4 ही होते हैं, अंतस्थ व्यंजन एक ही बात है, वह आपका अंतस्थ व्यंजन है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहां से होता है? देखिए चा वर्ग का हिस्सा है, ठीक है। और चा वर्ग कहां से बोला जाता है? चा वर्ग आपके तालव्य से बोला जाता है। कैसे पहचानेंगे? KTM 2 कचट तप। हिंदी में
अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। आपने बताना है इनमें से कौन सा जो है वो अनुस्वार नहीं है। हर वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो अनुस्वार कहलाता है, नासिकीय व्यंजन उनको कहते हैं। ठीक है, जैसे का वर्ग का आखिरी वर्ण है ड, ये हो गया। इसके अलावा चा, जो आपका चा वर्ग है उसका आखिरी व्यंजन है आपका ज्या। ठीक है, टा वर्ग का आखिरी व्यंजन है आपका अणा। ठीक है, इसके अलावा जो ता वर्ग है उसका आखिरी व्यंजन है आपका ना, और पा वर्ग का आखिरी है आपका मा। तो ये सारे आपके अनुस्वार हैं, ये सारे आपके नासिकीय व्यंजन हैं। इसमें कौन शामिल नहीं है? इसमें या शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो कौन नहीं आती है? टा वर्ग आपके मूर्धन्य में आता है, ये सारे आ जाएंगे, उपयुक्त व्यंजन नहीं आएगा। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिखित भाषा में विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। ध ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो ध ध्वनि आपके कहां से बोली जाती है? जो द ध्वनि है ये आपके दंत से बोली जाती है। ठीक है, इसे आपको याद करना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द आपके जो ता वर्ग है उसमें आती है, और ता वर्ग आपके दंत से बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर ज्या व्यंजन कहां से बोला जाता है। देखिए, ज्या व्यंजन आपके चा वर्ग का पांचवा वर्ण है। ठीक है, चा वर्ग में आता है और चा वर्ग आपके तालव्य से बोला जाता है। किन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है? तो किसके उच्चारण में हमारा मुख द्वार आधा बंद रहता है? सही आंसर है अर्ध संवृत में। कल हमने बात करी थी कि मुख द्वार खुलने के आधार पर वर्ण आपके चार प्रकार के होते हैं। जो स्वर होते हैं चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विवृत, जिसमें मुख द्वार पूरा खुला होता है, जिसमें आपका अ आता है। एक होता है अर्धविवृत, जिसमें जो मुख द्वार है आधा खुला रहता है, यानी आधे से ज्यादा खुला रहता है, जिसमें आपके अ और साथ में दोनों ऐ आते हैं और आपका ये वाली आ जाती है। फिर हमने बात करी एक होता है संवृत, जिसमें मुख बंद होता है, जिसमें आपके ई और ऊ आते हैं, छोटे बड़े दोनों। ठीक है, और एक होता है अर्ध संवृत, जिसमें मुंह आधा से ज्यादा बंद रहता है, जिसमें आपका जो ए होता है और औ होता है वो आता है। ठीक है, अर्ध संवृत में ए और औ आता है। ठीक है, जो अर्ध विवृत की हमने बात करी थी, अर्ध विवृत में केवल ये वाला आता है, छोटी वाली ए आपके अर्ध संवृत में आती है। तो इसको आपको याद करना है। ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए, हर वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वो अनुनासिक व्यंजन हो जाता है, इसे आपको याद करना है। ठीक है, निम्न में किसके अनुसार अयोगवाह स्वरों के अनंतर आते हैं, यानी स्वरों के अंदर आते हैं। तो अयोगवाहों को स्वरों के साथ माना है किशोरी दास वाजपेयी ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अयोगवाह वर्ण आपके दो होते हैं, एक अंग होता है और एक आहा होता है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? अयोगवाह वर्ण है। हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को बोला जाता है। ऑप्शन बी। मुख द्वार के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है या कितने वर्गों में किया जाता है? मुख द्वार के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण चार आधार पर होता है, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्ध संवृत, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। होठों की स्थिति के आधार पे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो होठों की स्थिति के आधार पे स्वरों को केवल दो भागों में बांटा गया है। एक आपका आवृतमुखी, जिसमें जब हम उच्चारण करते हैं तो होंठ गोलाकार नहीं होते हैं, और एक आपके वृत्तमुखी, जिसमें उच्चारण के समय होंठ गोलाकार हो जाते हैं। ठीक है, वृत्तमुखी में आपके जो ऊ है और ओ है, ठीक है, छोटे बड़े दोनों ये शामिल हैं, बाकी सारे आपके आवृतमुखी में आते हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्गों के संयोग से बना है? यहां पर वर्ण होगा। जो ज्ञा है यह एक संयुक्त व्यंजन है और यह किनके संयोग से मिलकर बना है? देखिए, इसको आपको टिक नहीं करना है। हमेशा जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कोई संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बना है,
आधे वाले को आपको टिक करना है, ठीक है, जिसके नीचे हलक लगा होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ये इसका गलत आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, इससे मिलकर बना है ज्ञ संयुक्त व्यंजन। हिंदी शब्दकोश में अक्षा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये क्वेश्चन पेपर में आया है, यह आपके क के बाद आता है, ठीक है। जो त्र है ये त के बाद आता है, जो आपका ज्ञ है ये ज के बाद आता है, और जो आपका श्रा है ये श के बाद आता है हिंदी शब्दकोश में, ठीक है। र किन वर्णों के योग से बना है? तो जो आपका त्र है यह भी एक संयुक्त व्यंजन है और ये आपके इन दोनों से मिलकर बना है। इसको टिक नहीं करेंगे, ये वाला आपका गलत हो जाएगा अगर आप इसको टिक करते हैं। आधे वाले को, जिसके नीचे हलक लगा होगा उसी को आपको टिक करना है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा हिंदी रिवीजन सीरीज का 5वां पार्ट हमने यहां पर देखा। वर्णमाला के हमने 180 से ज्यादा प्रश्नों को कवर किया है 2 वीडियोस में। इससे आपकी पूरी वर्णमाला अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। हर पेपर में वर्णमाला से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आपका यहां से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतनी प्रैक्टिस हम यहां पर कर चुके हैं। हमने स्वरों को देखा, उनके उच्चारण को देखा, व्यंजनों की बात करी, संयुक्त व्यंजन को देखा, उनके क्रम को देखा, किससे मिलकर बने हैं हमने वो देखा। सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।